अब हम आते हैं आर्टिकल 175 में। ये बोलता है कि अगर गवर्नर चाहे तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलवा सकते हैं, जहाँ पे असेंबली के मेंबर्स भी होंगे और काउंसिल के मेंबर्स भी होंगे। तो ये पावर भी है हमारे गवर्नर के पास। अब हम आते हैं आर्टिकल 176 पे। ये बोलता है कि हर साल हर साल जो है गवर्नर एक स्पेशल एड्रेस करेंगे। जो मेंबर्स होंगे असेंबली के और काउंसिल के, उनके लिए एक स्पेशल सेशन गवर्नर हर साल करेंगे। और जब नई असेंबली इस्टेब्लिश होगी, सपोज 5 साल खत्म हो गए हैं, अब नया एक असेंबली का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे भी गवर्नर जो है एक स्पेशल एड्रेस देंगे। ओके। अब हम आते हैं आर्टिकल 177 पे। ये सिंपल सी बात बोलता है कि जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, वो और एडवोकेट जनरल जो हैं, वो इनको दोनों हाउसेस में बैठने का और प्रोसीडिंग्स को देखने का राइट है। ओके। बट अगर अब जैसे कि हमारे एडवोकेट जनरल हैं, या हाउस के मेंबर तो है नहीं, तो इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। ओके। ये अगर चाहे तो, जो मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल हैं, ये चाहे तो प्रोसीडिंग्स में बोल भी सकते हैं। दे हैव अ राइट टू स्पीक एज वेल। ये डिस्कशन में भाग भी ले सकते हैं, बट यस वोटिंग नहीं कर सकते हैं वो। बट यस अगर मेंबर एक है हमारे, एक सॉरी मिनिस्टर है हमारे, अगर वो असेंबली का पार्ट है, असेंबली में वो इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो फिर उनको उस असेंबली में राइट टू वोट तो मिलेगा, लेकिन जो काउंसिल है वहां पे वो वोट नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सी बात हमारे 177 बोलता है। अब हम आते हैं 178 पे, जो कि बोलता है कि एक असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन इलेक्ट करेंगे। इनको हमारे जो मेंबर्स हैं असेंबली के, वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन स्पीकर बनेगा और कौन डेप्यूटी स्पीकर बनेगा। ओके। और अगर सपोज स्पीकर भी नहीं है हमारे, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, उस केस में जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपने आप में से ही, असेंबली में से ही किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे कि जब तक हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोबारा से नहीं आ जाते हैं, तब तक ये थर्ड पर्सन जो है ये हाउस को चलाएंगे। ओके। सो ये चीज़ हमको समझनी है। अब हम आते हैं 179 पे। ये बोलता है कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है हमारे असेंबली के, उनको किस किस मेथड से हम बोल सकते हैं कि वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अब नहीं रहे हैं। कौन से वेज हैं वो। फर्स्ट तो इसमें ये बोला गया है कि अगर वो मेंबर ही नहीं है असेंबली के, तो फिर ये माना जाएगा कि वो स्पीकर भी नहीं रहे हैं। सो अगर आप मेंबर नहीं हो, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी द स्पीकर ऑफ दैट हाउस। बी बोलता है कि अगर रिजाइन कर देते हैं वो, तो हमारे जो अगर सपोज असेंबली के स्पीकर हैं, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिए, देन ऑब्वियसली ही कैन नो लॉन्गर रिमेन द स्पीकर ऑफ दैट हाउस। अब एक और वे से वो हट सकते हैं। अगर असेंबली चाहे तो कलेक्टिवली वो डिसीजन मेजोरिटी से ले सकती है कि आज से स्पीकर जो हैं ये इस हाउस को रेगुलेट नहीं करेंगे। तो इस केस में भी स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो, देन यू विल हैव टू गिव 14 डे नोटिस टू द स्पीकर। उसके बाद ही वो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ कमेंट्स कर सकते हो। ओके। अब हम आता है आर्टिकल 180 पे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर स्पीकर हैं तो स्पीकर हाउस को चलाएंगे, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर चलाएंगे, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है उस केस में हाउस अपने आप में से ही किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे कि आप इस हाउस की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करिए। तो ये हमारा 180 बोलता है।
181 पे हम आते हैं। सिंपल सी बात बोलते हैं कि हमारे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाने की बात चल रही है, तो उस हेयरिंग के दौरान स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हेड नहीं करेंगे उन प्रोसीडिंग्स को। ये ऑब्वियसली हम ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके यूनियन में भी। इसका ये कॉन्सेप्ट है दैट नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। ओके, तो इसी प्रिंसिपल से इसका जो है एग्जिस्टेंस आती है आर्टिकल 181 की। अब हम आते हैं आर्टिकल 182 पे। ये बात करता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारे स्पीकर कौन होंगे और हमारे डेप्यूटी स्पीकर कौन होंगे। ओके, तो यही हमारा 182 बोलता है। अब हम आता आर्टिकल 183 के ऊपर। ये सेम रूल के बारे में बात करता है कि अगर आपके चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन काउंसिल के उनको हटाना है तो क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम असेंबली वाला ही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा फॉलो। अब हम आता आर्टिकल 184 के ऊपर। इसमें भी सेम चीज बोली गई है कि अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर हाउस को काउंसिल को चलाएंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो काउंसिल अपने आप में से ही कोई थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि चलाएगा असेंबली को, सॉरी काउंसिल को। अब हम आते हैं आर्टिकल 184 पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमने देखा था असेंबली में क्या हो रहा था कि अगर स्पीकर असेंबली के नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट होंगे, वो चलाएंगे प्रोसीडिंग्स को। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो जो असेंबली है वो खुद में से ही किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे काउंसिल में क्या होता है कि स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो जो थर्ड पर्सन है उनको गवर्नर डिसाइड करेंगे। ओके, तो जो काउंसिल है वो डिसाइड नहीं कर रही है यहाँ पे गवर्नर डिसाइड कर रहे हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस में कौन सा पर्सन हाउस को रेगुलेट करेगा। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है बस। 185 में भी सेम प्रोसीजर है, रिमूवल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करवाना है तब वो पर्सन, सपोज स्पीकर की रिमूवल की बात हो रही है तो स्पीकर हाउस को डिसाइड नहीं करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर एज वेल। वन 186 में हम आते हैं। ये बोलते हैं कि असेंबली और काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज, एम्यूलमेंट्स, उनको कौन डिसाइड करेगा। उनको हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। इसमें ये चीज़ हमको याद रखनी है कि काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भी असेंबली ही डिसाइड करेगी। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसाइड नहीं कर सकती उसको। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 187 पे। ये बात करता है सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेम कॉन्सेप्ट एज दैट ऑफ पार्लियामेंट। एक लेजिस्लेचर का भी सेक्रेटेरिएट होगा, ऑफिस स्टाफ होगा जो कि लेजिस्लेचर को चलाने में हेल्प करेगा। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 188 के ऊपर। 188 ये बोलता है कि जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनको ओथ कौन दिलवाएगा। उनको ओथ हमारे गवर्नर दिलवाएंगे। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं उनको भी ओथ गवर्नर ही दिलवाएंगे। या फिर अगर गवर्नर ने किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है तो वो थर्ड पर्सन इनको ओथ दिलवा देगा। सपोज गवर्नर बहुत ज़्यादा बीमार है, उस केस में इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को बोला कि आप जाके असेंबली के मेंबर्स को ओथ दिलवाइए, तो फिर ये पर्सन विल बी द पर्सन हु विल एडमिनिस्टर ओथ्स टू द मेंबर्स। अब हम आते हैं आर्टिकल 189 में। 189 ये बोलता है कि जो स्पीकर होंगे वो प्रोसीडिंग्स के दौरान वोट नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी बिल पास हो रहे हैं लेजिस्लेचर में उसमें स्पीकर जो है वो वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन
अगर टाई हो जाता है उस केस में स्पीकर का वोट एक टाई ब्रेकर की तरह काम करेगा और वो डिसाइड करेगा कि बिल पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट एज दैट ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें भी कोरम की बात करी गई है कि सपोज हमारे अगर हाउस के 100 मेंबर्स हैं, असेंबली में हमारे 100 मेंबर्स हैं, तो कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए इस हाउस को चलाने के लिए? मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, तभी हाउस की प्रोसीडिंग्स चल सकती है। तो 1/10 का हमको गिवन है। अगर 200 होगा, अगर मेंबर 200 होंगे यहाँ पे, तो मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 20। तो 1/10 जो है उतने मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए। अब हम आते हैं आर्टिकल 190 पे। एक सिंपल सी बात बोलता है कि कोई एक ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो एमएलए भी हैं और एमएलसी भी है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं वो, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक ही हाउस की मेंबरशिप मिल सकती है एक बार में। तो यही चीज हमको याद रखनी है बस इसमें। अब हम आते हैं क्लॉज 4 के ऊपर। क्लॉज 4 ये बोलता है कि अगर एक नॉन मेंबर असेंबली में आते हैं, एक स्पीच देते हैं, जैसे कि मोदी जी हैं, वो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका पार्ट तो नहीं है, बट फिर भी वो स्पीच देने के लिए गए थे पार्लियामेंट में, जो कि कांग्रेस हाउस में। अब सिमिलरली अगर कोई मेंबर, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि यूपी की असेंबली का पार्ट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी लेक्चर देने के लिए आता है असेंबली में, और उस लेक्चर के दौरान उन्होंने कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट बोली है, तो फिर उस चीज़ के लिए उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती है, बिकॉज उनके पास भी ये इम्यूनिटी है जो कि बाकी मेंबर्स के पास है। ओके। अब हम आते हैं आर्टिकल 195 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि भाई जो सैलरीज जो हैं असेंबली के मेंबर्स की और काउंसिल के मेंबर्स की, उनको कौन डिसाइड करेगा? उन्हें जो स्टेट की असेंबली है वो डिसाइड करेगी। ओके। तो यही चीज़ हमको बस इसमें याद रखनी है। अब हम आते हैं आर्टिकल 196 के ऊपर। अब आप देखोगे कि 196 से लेके 213 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमने पढ़े थे पार्लियामेंट में जब हमने पढ़ा था। जो मनी बिल का प्रोविजंस थे वहाँ पे, फाइनेंस बिल के प्रोविजंस थे, सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर एज वेल। यहाँ पे आप देखोगे कि जो असेंबली है उनके पास पावर्स हैं कि जो भी फाइनेंसेस इशू कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो असेंबली करेगी। तो सेम प्रोविजंस। तो अगर आपको उनमें क्लैरिटी है तो ये भी आपको एकदम क्लियर होंगे। बस एक बार आप इनको पढ़ लेना एंड देन यू विल फाइंड कि सेम कॉन्सेप्ट, सेम बातों के बारे में ये भी आर्टिकल्स हमारे बात करते हैं। सो इनको हमको आर्टिकल बाय आर्टिकल रीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, एंड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है बस, कि आर्टिकल नंबर जो है वो आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली 213। अब देखोगे आप, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन आर्टिकल 123, 123। लेकिन जो गवर्नर है हमारे, उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में 213 बात करता है। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन विच आर्टिकल द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज गिवन। इट इज गिवन इन आर्टिकल 213। बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर 5 के ऊपर, जो कि बात करता है हाई कोर्ट्स के बारे में। तो 214 बोलता है दैट देयर शेल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट में कम से कम एक हाई कोर्ट तो जरूर हो। 215 ये बोलता है
कि एवरी हाई कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट के खिलाफ आप कोई इंसल्टिंग रिमार्क्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसके लिए हाई कोर्ट जो है आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 216 पे। आर्टिकल 216 ये बोलता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, गवर्नर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना है। अब हम आता है आर्टिकल 217 के ऊपर। 217 ये बोलता है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, एंड आपको काफ़ी सारे उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन अपॉइंट करेगा। तो हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट पे टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि जो हाई कोर्ट के जज है ना, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। उनकी क्वालिफिकेशंस होंगी कि उनको एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए उन्हें, या तो वकील का, या फिर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग अ जज। तो अगर वो 10 ईयर्स से जज है किसी कोर्ट में, उस केस में भी उनको हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी होनी चाहिए। उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 62 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ गिवन है। सो जैसे ही हाई कोर्ट के जज 62 ईयर्स के हो जाएंगे, उनको तभी रिटायर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 ईयर्स के बनती है हमें। ओके, अब इसमें एक और चीज़ हमको दी हुई है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको अगर रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को वो रिजाइनेशन जो लेटर है अपना प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, और अगर आपको इम्पीच करना है एक हाई कोर्ट के जज को, तो आर्टिकल 124 में जो प्रोसीजर गिवन था, उसी प्रोसीजर से आप हाई कोर्ट के जज को भी इम्पीच कर सकते हैं, उनको आप हटा सकते हैं। जो इसका सी है वो ये बोलता है कि सपोज एक जज है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, अब इनको ट्रांसफर कर दिया गया है सपोज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जैसे ही ये ट्रांसफर होगा तो हम ये मान लेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो वैकेंसी है वो राइज हो गई है, तो इनको दिल्ली हाई कोर्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर ये अपॉइंट हो जाएंगे। या फिर जो जज है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में को अपॉइंट कर दिया गया, उस केस में भी ये माना जाएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो यही चीज़ हमको समझनी है आर्टिकल 217 में। ओके, अब हम आता है आर्टिकल 218 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 और 5 में प्रोविजंस गिवन थे, सेम प्रोविजंस आप हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी सेम प्रोसीजर आप चलाओगे। तो ये हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आता है आर्टिकल 219 के ऊपर। ये बोलता है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, इनको ओथ कौन दिलवाएगा। इनको ओथ हमारे गवर्नर दिलवाएंगे। तो अगर सपोज दिल्ली हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है, तो जो दिल्ली के गवर्नर होंगे वो जो है ओथ दिलवाएंगे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज को। ओके, अब दिल्ली तो स्टेट नहीं है, तो हमारा थोड़ा सा मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। सपोज एमपी के गवर्नर जो हैं, वो एमपी के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको ओथ दिलवाएंगे। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 220 पे। ये बोलता है कि अगर आपने एक हाई कोर्ट में परमानेंट जज की तरह काम किया है, तब आप रिटायरमेंट के बाद उस हाई कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हो। सपोज आप दिल्ली हाई कोर्ट में जज रह चुके हो, तब आगे जाके रिटायरमेंट के बाद आप दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अब हम आता है आर्टिकल 221 पे। ये बोलता है कि एक हाई कोर्ट जज जो है
इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 222 पे। एक सिंपल से बात बोलते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट के जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ही ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 223 पे। आर्टिकल 223 ये बोलता है कि अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो किसी रीज़न की वजह से हाई कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं, सपोज वो बीमार हो गए हैं, वो उस केस में जो उनकी पोजीशन है उनके लिए आप किसी दूसरे जज को अपॉइंट कर सकते हो। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करेगा? ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, बिकॉज जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन है। इनको काफ़ी सारे काम करने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और जुडिशल काम भी, एंड दैट इज़ वाई इस पोजीशन को ज़्यादा टाइम के लिए आप खाली नहीं रख सकते हो। तो इस चीज़ के लिए प्रोविजन गिवन है हमें। अब हम आते हैं आर्टिकल 224 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट है, सपोज दिल्ली हाई कोर्ट, इनमें बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग जजेस जो हैं वो इन केसेस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो टेम्परेरीली 2 साल तक के लिए एक नए जज को अपॉइंट कर सकता है। तो ये परमानेंट जज नहीं होंगे, ये टेम्परेरी जज होंगे, और 2 साल के बाद इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमको सिर्फ यही चीज़ समझनी है 224 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं आर्टिकल 224A के ऊपर। ये बोलता है कि अगर आप चाहो तो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को दोबारा से अपॉइंट कर सकते हो। सपोज दिल्ली हाई कोर्ट ही है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में ड्यूटीज़ को निभाइए। ओके, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा। तो ये हमारा 224A बोलता है।